बच्चों, अब हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस का मस्ट डू मॉड्यूल इस वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों, ये वीडियो इस चैप्टर के फुली 100% पार्ट को कवर नहीं करती है। ये रिवीजन के लिए सीबीएसई की तरफ से जो मस्ट डू मॉड्यूल है वो ये वीडियो कवर करती है। बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के रिवीजन को। सबसे पहले चैप्टर का नाम आता है, मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सबसे पहले चैप्टर का नाम आता है लाइव प्रोसेसेस। अब लाइव प्रोसेस क्या होती है बच्चों? लाइव प्रोसेस वे सभी प्रोसेस हैं बच्चों जिन्हें मतलब लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। तो दीज आर सच प्रोसेस टुगेदर विच परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है ना, लाइफ को चलाने के लिए। अब न्यूट्रिशन है, अगर फूड नहीं लेगा तो कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वो उसकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो भी सर्वाइव नहीं कर सकता। बिना हार्ट के कोई रह सकता है क्या? सोचिए ना, ट्रांसपोर्टेशन का मेन पार्ट हार्ट होता है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन का मेन पार्ट लंग होता है। क्या बिना लंग्स के कोई रह सकता है क्या जिंदा? क्या बिना खाए कोई रह सकता है? क्या बिना किडनी के कोई बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है ना? परमानेंटली नहीं रह सकता है ना। तो ये सभी प्रोसेस एक्चुअल में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, इन सब प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि लाइफ के जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब जो ये न्यूट्रिशन है बच्चों, ये क्या होता है? न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट। मतलब क्या है? मतलब यह है कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड को अंदर लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं अदर यूजेबल फॉर्म में, है ना, उससे एनर्जी मिल जाए। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं बाहर से कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट को चेंज करते हैं ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन लेते हैं, उसे अमीनो एसिड में चेंज करते हैं। फैट लेते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम एनर्जी या फिर अदर वाइटल न्यूट्रिएंट हमें मिल जाते हैं बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। तो न्यूट्रिशन की डिफाइन आपके सामने है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। अब न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, आप सभी जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो अब हम जान लेते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चों। ये एक ऐसा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, सनलाइट से, क्लोरोफिल से अपना फूड बनाता है। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से परिचित हैं अपने प्लांट से, जो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है बच्चों, है ना। प्लांट है, साइनोबैक्टीरिया है और एल्गे है। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ऑन फूड यूजिंग सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी को फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। मतलब एक्चुअल में फोटो का इस्तेमाल हो रहा है, लाइट का इस्तेमाल करके फूड बनाना, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो एग्जांपल में प्लांटी, एल्गे और साइनोबैक्टीरिया हो गया, जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके बाद बच्चों हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बच्चों? इसमें जो प्लांट है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे फूड के सोर्सेज पे, यानी प्लांट्स पर डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफाइन इज देयर द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ऑन एंड डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज या ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, ये हेटरोट्रॉफ्स हो गए। उससे पहले ऑटोट्रॉफ्स था, ये जो प्लांट थे ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल थे, प्लांट, एल्गे या ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये हेटरोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल है। और हेटरोट्रॉफ्स में मतलब सिर्फ एक ही तरह के नहीं, अब कई तरह के हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में पैरासाइट, ये दूसरे बॉडी पर रहकर, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर उससे फूड लेते हैं। जैसे टिक्स वगैरह, डॉग्स वगैरह की बॉडी पर होते हैं, एनिमल्स की बॉडी पर होते हैं। सैप्रोफाइट है, ये डेड और डिकेइंग मैटर से, यानी सड़ी गली चीज़, जहाँ पे गोबर पड़ा हुआ, लकड़ी पड़ी हुई है, सड़ रही है, तो उस पर ग्रो कर जाते हैं। उनसे अपना डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि ये बाहरी न्यूट्रिएंट को पहले सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देते हैं, फिर एब्जॉर्व करते हैं। तो इस तरह का मोड है सैप्रोफाइटिक। उसके बाद में होलोजोइक में हम लोग आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड लेते हैं, फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल में स्प्लिट करते हैं।
जिसे हम यूज़ कर सकें, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी ऑप्टेन, यानी हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, उसको हम ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, हमें मिलता है प्रोटीन, उसे हम अमीनो एसिड में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होता है ह्यूमंस में और डॉग्स में। बच्चों इसके बाद आता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या है फोटोसिंथेसिस? फोटो लाइट सिंथेसिस, यानी लाइट में सिंथेसिस जहाँ होता है, लाइट में कुछ बनता है। तो ये क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल से सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक है, सब पहला स्टेप होता है सनलाइट को ट्रैप करना, और उसके बाद ये इस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। फिर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसका रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने वाला उसमें हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। रिडक्शन दो चीज़ें होती है बच्चों, या तो ऑक्सीजन निकालें या हाइड्रोजन जोड़ें। चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है, प्लेलिस्ट में वीडियो है मस्ट डू मॉड्यूल की, आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, और इसको कहते हैं हम मतलब फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन। तो ये फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन पर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे फॉर्म करते हैं। तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। क्लोरोफिल जो होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है, लाइट सनलाइट को ट्रैप करता है, फिर वो एब्जॉर्ब सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। फिर वो जब कार्बन डाइऑक्साइड उससे जुड़ता है तो वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस है बच्चों। हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए हैं क्योंकि रिवीजन की वीडियो थोड़ा सा कम टाइम की हो तो अच्छा है बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये जो है इक्वेशन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है ना, ये रहा क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सब की हेल्प से प्लांट जो बनाता है कार्बोहाइड्रेट, दिस वन C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन भी हमें मिलती है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए यूजफुल है ना, इसीलिए प्लांट्स हमारे अच्छे फ्रेंड है, हमें कार्बोहाइड्रेट भी दे रहे हैं और हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। तो ये आपका रिएक्शन है जिसे आप लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में आ गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा अपना फूड कैसे लेता है, इसके लिए हमारे सामने पिक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर को। देखिए ये स्टेप भी आप पढ़ सकते हैं, ये जो यहाँ लिखा हुआ है पूरा अच्छे से आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं। अमीबा का बॉडी डिजाइन, एक तो ये यूनिसेलर है, प्लस इसका बॉडी डिजाइन कोई फिक्स नहीं होता है, इसका सेल का डिजाइन जो है वो चेंज कर सकता है ये। तो इसने क्या देखा है, यहाँ पे फूड देखा, ये रेड कलर का फूड पार्टिकल है। इसने क्या किया, यहाँ पर इसका सूडोपोडिया डेवलप हुआ फूड को एनगल्फ करने के लिए, ठीक है, फूड को एनगल्फ करने के लिए सूडोपोडिया डेवलप हुआ। फिर ये देखो सूडोपोडिया क्लोज हो गया, ये इसका जो फूड है एक तरह से अब ये एनगल्फ कर चुका है और वैक्यूल्स में आ गया है। फिर यहाँ पर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे इसके वैक्यूल्स में, जो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे और जो वेस्ट प्रोड्यूस है उसे डायरेक्टली ही एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो ये इस अमीबा के फूड लेने के इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों हम एंडोसाइटोसिस, ठीक है ना, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और आपको ये पैराग्राफ यहाँ पे जो नोट्स लिखे हुए हैं आप इसे पढ़ सकते हैं, पिक्चर से भी समझ सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ें क्या बच्चों। इसके बाद है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में डाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पिक्चर है ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ माउथ से, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल जो है फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं वो आप उधर रीड कर सकते हो, मैं इधर पिक्चर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर माउथ से स्टार्ट होकर ये हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये फिर स्टमक तक पहुँचे। स्टमक के बाद हम लोग छोटी आंत पे पहुँचेंगे, ये छोटी आंत है, ठीक है, और फिर छोटी आंत से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचेंगे। तो ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से लेकर एनस तक का, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। माउथ में भी बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि टीथ है, टंग है और सलेवरी ग्लैंड है, ये हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद ये पूरा फूड इसोफेगस है और इसके बाद ये स्टमक है। स्टमक में भी जूस ग्लैंड कर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। तो मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप देख लीजिए। शुरुआत करते हैं माउथ से।
ठीक है, माउथ वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं बच्चों। सबसे पहले माउथ पर, माउथ में क्या होता है, माउथ में हमने फूड को अंदर लिया, इंजेक्शन किया, ठीक है। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, बट यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेन कॉपी लेकर बैठिए, थोड़ा स्लो एक्सप्लेन कर दूंगा, आराम से आप नोट भी कर लें। तो माउथ के अंदर हमारे जब हम फूड को एनगल्फ करते हैं तो टीथ का काम होता है उसको छोटे छोटे बाइट करना। टीथ 4 तरह के होते हैं, आपको पता ही है, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो वो जो है ना फूड को बाइट करते हैं, यानी चबाते हैं, काटते हैं। साइड वाले जो कैनिन्स होते हैं वो टीयर करते हैं, है ना, फाड़ते हैं। और उसके बाद प्रीमोलर और मोलर च्युइंग का और ग्राइंडिंग का काम करते हैं, यानी ये दांतों का काम यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद फूड का पेस्ट बनता है, टंग उसमें सलाइवा मिलाता है, सलाइवरी ग्लैंड उसमें सलाइवा रिलीज करती है माउथ में। तो ये सारी चीज़ें माउथ में हो रही है। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज, ये हम मेंशन किया हुआ है। तो ये सलाइवरी एमिलेज एंजाइम यहाँ पर फूड के अंदर मिक्स होता है, तो इसका काम होता है जो स्टार्च होता है फूड का, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ ये काम माउथ का हो गया। एक तरह से माउथ में इतना सारा काम होता है जो मैंने आपको बताया, फूड का पार्टिकल में टूटना, फिर उसका पेस्ट बनना, उसमें सलाइवा का मिक्स होना, फिर सलाइवरी एमिलेज का उसको शुगर, जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करना। इसके बाद ये फूड आगे बढ़ेगा बच्चों। बकल कैविटी से काम पूरा हो चुका, ईसोफेगस, ये ईसोफेगस से फूड आगे बढ़ता है। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक तरह का मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जो लगातार फूड को आगे पुश करने में हेल्प करता है। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में है बच्चों, ये मूवमेंट होता रहता है। तो इसी मूवमेंट से फूड यहाँ पहुँचता है स्टमक पर। अब आइए स्टमक पे फोकस करते हैं बच्चों। अब हम आपको बताते हैं स्टमक में क्या काम होता है। सबसे पहले स्टमक में जो रिलीज होता है गैस्ट्रिक जूस, उस जूस में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है HCl, म्यूकस और पेप्सिन। म्यूकस जो होता है इसकी इनर लाइनिंग बना देता है, मतलब जो स्टमक की दीवारों को एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए उस पर कोटिंग हो जाती है म्यूकस की। HCl जो प्रोड्यूस होता है वो फूड को एसिडिक बनाता है, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, और साथ में जम्स को भी मारता है HCl के 2 काम हो गए। म्यूकस का एक काम है कि पेट की दीवारों को सुरक्षा देना, ठीक है। HCl का 2 काम है, जम्स को भी मारना और फूड को एसिडिक बनाना। फिर बारी आती है पेप्सिन की। तो पेप्सिन जो होता है वो फूड में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और इतना कुछ काम होता है हमारे स्टमक में, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं क्या, आप दोबारा से वीडियो को सुन सकते हैं अगर थोड़ा जल्दी बोल दिया हो बच्चों तो। उसके बाद ये फूड आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक मसल होती है, उसे हम कहते हैं स्पिंस्टर मसल। देखिए स्पिंस्टर मसल, SPH, ठीक है। ये जो मसल होती है स्पिंस्टर मसल, ये फूड के मूवमेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, धीरे धीरे कंट्रोल करती है, उसको भेजती है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, ये जो फूड आपका गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पे सबसे पहले जो रोल प्ले करने का काम करता है वो बाइल जूस करता है। सबसे पहले जो काम आता है बाइल जूस का आता है, ये है बाइल जूस। बाइल जूस में बच्चों, बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। फिर गॉल ब्लैडर से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम करता है, इसका एक काम है बच्चों, फूड को सबसे पहले जो एसिडिक है उसे अल्कालाइन में चेंज करना, यानी बेसिक बनाना, क्योंकि बेसिक में बाकी एंजाइम काम कर पाएंगे, ठीक है। एक काम हो गया। दूसरा काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना, यानी फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है एक तरह से, ठीक है। ये 2 काम हो गया बाइल जूस का। बाइल जूस ने अपना काम कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो ये आता है पैनक्रियाटिक जूस का काम। ये है ना पैनक्रियाज, एक ग्लैंड है, देखो एक लीवर एक ग्लैंड थी, एक पैनक्रियाज यहाँ ग्लैंड है। पैनक्रियाज जो होता है ये 2 एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन काम करता है, देखो पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का था, और ट्रिप्सिन का भी वही काम है ना, नाम भी इसलिए राइमिक हो रहे हैं, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, सिन दोनों में आ रहे हैं। तो ये दोनों प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ट्रिप्सिन का। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, हेल्प करता है बच्चों। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जूस तो आ गए, लीवर से आ गया, पैनक्रियाज से आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पतली वाली इंटेस्टाइन है, इसकी इनर वॉल पर
भी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो रिलीज करती हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड के कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वहाँ पर जब ये जूस आता है तो इसमें हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल में एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो फैट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। इस तरह से फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ये होते हैं क्या, विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो सरफेस एरिया का इंक्रीज करती हैं, ब्लड फिल्ड होती हैं और फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, ब्लड में मिक्स करती हैं और पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं ब्लड में। तो ये विलाई का काम है एब्जॉर्प्शन का, और ब्लड, क्योंकि ब्लड फिल्ड है तो ब्लड में फूड जाता है डाइजेस्टेड फूड, और वो फिर पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे फूड बढ़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है फूड में बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है, और उसको स्टूल बना देना जो वेस्ट फूड है, और उसको एनएस से बाहर, बॉडी के बाहर हम रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जिस पर हमें कोई भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो हम उसे अच्छे से अटैम्प्ट करना है, इसको अच्छे से समझकर। वीडियो को आप कई बार सुन सकते हैं, आप टॉपिक में वीडियो लाइन का या टाइम कोड्स का इस्तेमाल करके, और टेक्स्ट बुक भी रीड करके अच्छे से पक्का करें बच्चों। तो ये था ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, और अब हम बढ़ते हैं उसके आगे। यहाँ पर एक बात का और जिक्र करना था, ये जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग तो हर्बीवोरस नहीं है, फिर भी इसकी भी स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी लार्ज होती है, और हर्बीवोरस की इससे भी ज़्यादा लार्ज होती है। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, लगभग 20 फीट होता है इंटेस्टाइन का लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। एक आध नंबर का कोई क्वेश्चन हो तो इसलिए ये जिक्र किया आपसे बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आगे आते हैं जब, तो आता है प्रोसेस। देखो न्यूट्रिशन हो गया, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना और ऑक्सीजन लेना, ये ब्रीदिंग है। बट रेस्पिरेशन क्या है, ये सेलुलर लेवल पर होता है बच्चों, यानी सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन। हम जो बाहर देखते हैं ना वो ब्रीदिंग है, पर जो सेल के अंदर है वो रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन क्या है, एट सेलुलर लेवल बर्निंग ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी, फूड को बर्न करके एनर्जी जनरेट करना, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं हम लोग अपने एनिमल्स, हम ह्यूमंस के लिए रेस्पिरेशन कह सकते हैं। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो एरोबिक और एनरोबिक दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं जिसे बच्चों हमें यहाँ समझना है। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक तरह से बर्निंग ऑफ फूड है, या आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, या ग्लूकोज का ऑक्सीजन से कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में आता है, पर वो भी रेस्पिरेशन ही है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने रेस्पिरेशन के टाइप को समझने के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, यानी जो फूड का बर्निंग हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो फूड होगा वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसका बर्निंग, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना। रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस समझेंगे तो ये एरोबिक वाला पार्ट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ईस्ट में होता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म ईस्ट में होता है, और इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन होता है। मतलब जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो जो ग्लूकोज होता है यानी शुगर होता है उसको वो ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कौन, ईस्ट कर देता है, एग्जाम्पल में ईस्ट है ना, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, इट टेक्स प्लेस इन ए स्मॉलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो शुगर होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है बच्चों, और ईस्ट करता है ऐसा। आइए बढ़ते हैं बच्चों, हम रेस्पिरेशन इन मसल्स की बात भी कर लेते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने कहा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऐसा भी होता है कि ऑक्सीजन की इनफ क्वांटिटी नहीं हो,
जैसे हम लोगों की मसल्स में क्या होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल काम करते हैं जब, और हमारे इस मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो रेस्पिरेशन से तो उसे एनर्जी मिल ही रही है, ठीक ना, एरोबिक से मिल रही है। एक यहाँ मसल्स में भी हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मसल्स हैं वो रेस्पायर करती हैं, इनफ ऑक्सीजन नहीं होता है तो उनमें क्या है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एनर्जी मिलती है, लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। बट ये जो लैक्टिक एसिड है ना बच्चों, ये वाला लैक्टिक एसिड देखो जरा, है ना, ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में चेंज होता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है ये मसल क्रैम्प का रीज़न बनती है, यानी हमारे फिर मसल्स में पेन होता है। हमने अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर लिया, पहली बार किया, स्टार्टिंग में किया, तो हमें पेन का सामना करना पड़ता है। रीज़न है मसल क्रैम्प का, रीज़न है लैक्टिक एसिड, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको गर्म पानी से सिकाई करके रिलैक्स मिल जाता है, या 2-4 दिन में ठीक अपने आप भी हो जाता है। तो ये आपका है बच्चों रेस्पिरेशन इन मसल्स। अब हम रेस्पिरेशन को एक ग्राफ देखते हैं बच्चों, जिसमें हम रेस्पिरेशन के सारी प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। जैसे ग्लूकोज है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले चाहे वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक करता हो रेस्पिरेशन या एनारोबिक करता हो, सब में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज होता है जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये टूटता है पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, प्लस एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये पायरुवेट में चेंज होना सभी और ऑर्गेनिज्म एरोबिक एनारोबिक मसल सब में कॉमन है। उसके बाद 3 स्टेप्स आ जाते हैं। जैसे पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ईस्ट के अंदर आपका एथेनॉल में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल में, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये आपका प्रॉपर उसमें ईस्ट में होता है, फर्मेंटेशन भी कहते हैं इसको। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपको बताया मसल्स में होता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो लैक्टिक एसिड में और कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी जब एरोबिक रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पायरुवेट है, देखो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये चेंज होता है हमारे मसल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जो है ना, इस प्रोसेस में एनर्जी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इस वाले माइटोकॉन्ड्रिया वाले में। इसमें कम होती है, इसमें भी कम होती है, पर इसमें एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्लीट कंबशन एक तरह से हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है बच्चों, ठीक है। कार्बन मॉलिक्यूल का यहाँ पे कह सकते हैं पायरुवेट का कंप्लीट यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है अच्छा खासा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं जो ह्यूमंस में होता है। तो आपके सामने पिक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। देखो पहले आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, सारे मेन पार्ट्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये हमारे पास नासल पैसेज है ना, हमारा जहाँ से हम ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, अंदर लेते हैं, तो नासल पैसेज। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखो ये माउथ कैविटी है, यहाँ से हम ब्रीद इन नहीं करते, आउट कभी कर सकते हैं पर इन नहीं करते हैं। उसका रीज़न फिल्ट्रेशन है बच्चों। यहाँ की जो एयर जाएगी वो गंदी एयर जाएगी, तो हमें यहाँ से ब्रीद इन करना है। फिर क्या होगा, फेरिक्स आएगा, ये भी एयर पाइप का ही पार्ट है। फिर लैरिक्स, जिसे हम वो भी कहते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया, और ट्रैकिया में ये देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ना, यहाँ पे आपको फील होगा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं। फिर ये ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई दो, एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट में जा रहा है। फिर ब्रोंकाई छोटी छोटी और ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, तो ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एल्वेलाई होते हैं, जो यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एल्वेलाइज है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के एंड में यानी पतली पतली ट्यूब जो है और छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड होती जाती हैं, और लास्ट में आती हैं एल्वेलाइज पे फिनिश होती हैं। और ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। इसको हम पूरे को लंग्स कहेंगे। ये जो रिब्स है, रिब्स यानी हड्डियाँ हैं, वो जो चेस्ट को बना रही हैं, चेस्ट को कवर करती हैं, लंग्स को कवर करती हैं, ठीक है। अब हम इसके एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस में रोल है। हम बात करते हैं नासल पैसेज की। नासल पैसेज में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों यहाँ से एयर फिल्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। म्यूकस इनकी दीवारों पे चिपका होता है रास्ते में, और हेयर्स होते हैं, तो ये एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। यानी एयर यहाँ से एंटर करती है, फिल्टर होते हुए फेरिक्स से होते हुए, लैरिक्स से होते हुए ट्रैकिया से पास होती है, ठीक है। और ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का रोल होता है बच्चों। ये हड्डियों के रिंग्स होते हैं, ठीक है ना, हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये इसका रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का एडवांटेज क्या है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो होती है बच्चों,
वो इसके जो एयर पासेज है उसको कोलैप्स होने से रोकती है। ठीक है, तो एयर पासेज को कोलैप्स होने से रोकती हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये इसका एडवांटेज है, मतलब जैसे हम तेजी से ब्रीथ इन करें या आउट करें तो चिपक ना जाए, तो उस चीज़ को ये प्रिवेंट करते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर बच्चों एयर अंदर जाता है तो आपको पता है लास्ट में एल्वेलाइज में आएगा। लास्ट में क्योंकि बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होने से ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जब एयर अंदर जाता है, और ब्लड फिल्ड होते हैं, यानी इस पर बहुत ज़्यादा ब्लड चिपका होता है। ठीक है, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो हमने जो एयर अंदर लिया है उसमें से ऑक्सीजन को कैच करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। ठीक है, जो हमारे इंसानों में होता है और भी बहुत सारे वार्म ब्लड एनिमल्स में होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है, वो यहाँ आके डिफ्यूजन से इसमें आ जाता है, भर जाता है एल्वेलाइज में, और लंग्स के द्वारा बाहर पुश आउट कर दिया, बाहर निकाल देते हैं हम लोग, एक्सहेल कर देते हैं। तो इनहेल जो एयर करते हैं उसमें से ऑक्सीजन को लेने का काम करता है हीमोग्लोबिन, और हम बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिजॉल्व फॉर्म में आती है। ठीक है, उसके लिए कोई पिगमेंट नहीं है, वो डिजॉल्व फॉर्म में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ये बहुत अच्छा रोल है कि वो वाटर में बड़े आराम से डिजॉल्व हो जाती है, तो ब्लड में भी डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ हेयर का काम बताया, म्यूकस काम बताया, ट्रैकिया का काम बताया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम बताया, एल्वेलाइज का काम बताया। बच्चों ये जो प्रोसेस चल रहा होता है उस दौरान हमारे पास एक रिजर्व वॉल्यूम में भी ऑक्सीजन होता है जो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है लंग्स में। ठीक है ना, इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है उस दौरान भी हमें ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है वो पूरी होती है रिजर्व वॉल्यूम में। यानी लंग्स ऑक्सीजन का एक रिजर्व वैल्यू भी अपने पास रखता है, जैसे हमारी गाड़ियों में पेट्रोल रिजर्व में होता है कि वो इमरजेंसी में काम आता है। यहाँ इस तरह से यहाँ भी रिजर्व वॉल्यूम में ऑक्सीजन होता है जो लंग्स उस वक्त इस्तेमाल करता है जब ये प्रोसेस पूरा चल रहा है। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम इसके लंग्स के साइज को बड़ा करने में यानी और छोटा करने में हेल्प करता है बच्चों। रिप्स ऑफ कार्टिलेज, रिप्स जो है वो इसको प्रोटेक्शन देती हैं एक तरह से, चेस्ट को, लंग्स को, है ना। और कार्टिलेज का रोल, ट्रैकिया का रोल, मैंने आप सबका लगभग सभी चीज़ें आपको बता दी हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, नॉस्ट्रिल, फेरिक्स, लैरिस, ट्रैकिया, ब्रोंका, यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। तो अब आप आराम से दोबारा से वीडियो को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, इसे भी रीड कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, हमने न्यूट्रिशन भी कर लिया यानी खा भी लिया, सांस भी ले ली, अब ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट का मेन पार्ट कौन होता है? हमारा हार्ट। पता नहीं बच्चे क्यों कहते हैं कि उसने मेरा दिल दुखी कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, भाई दिल विल क्या दुखी कैसे हो सकता है? वो तो एक पंप है ना। वो हमारी थिंकिंग होती है कि हम दुखी होते हैं। हार्ट तो एक पंपिंग ऑर्गन है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, है ना। फिल्मों में दिखाते हैं उसने उसका दिल ले लिया, उसने उसको दिल दे दिया। अरे भैया दिल दे देंगे, दिल ले लेंगे तो पंपिंग कौन करेगा? और फिर जिंदा कैसे हैं वो? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चों, किसी ने किसी का दिल ले लिया, दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया। हाँ फीलिंग्स होती हैं, वो एक अलग बात है। बट अगर साइंस के हिसाब से देखें तो हार्ट तो एक पंपिंग ऑर्गन है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो अगर किसी ने किसी का दिल ले लिया या दिल दे दिया तो पंपिंग कौन करेगा? सो इस पर बिलीव नहीं करना कि किसी ने किसी को दिल दिया या दिल लिया, वो सिर्फ फीलिंग्स होती हैं जो जुड़ जाती हैं, दिल विल नहीं जुड़ता किसी का किसी से। एनीवे, आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस क्या है बच्चों। यहाँ पर अब ऐसा सीरियसली मत लेना, वो थोड़ा सा हो गया था। यहाँ पर हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ये तीन मेन पार्ट हैं बच्चों जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। हार्ट है, ब्लड में सारी चीज़ डिजोल्व होती हैं और इस ब्लड को ले जाने वाला कौन है? ब्लड वेसल्स। यानी हार्ट क्या करता है? पंप करता है किसको? ब्लड को। और ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन, हार्मोन, न्यूट्रिएंट, फूड, और वो ब्लड वेसल्स के जरिए आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज के जरिए सभी सेल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम है। चले आगे देखें कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। ये है बच्चों हम सबका दिल, ठीक है, कुछ इसी तरह का होता है हम सबका दिल। और यहाँ पर हमारा जो हार्ट है, पहले इसे पढ़ ले, चलिए आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं यहाँ समझा देता हूँ। हम सबका जो हार्ट है 1, 2, 3, 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दो पार्ट होते हैं जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये जो अगर हम राइट की बात करें, राइट से स्टार्ट करें, देखो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये 4 चैम्बर हो गए। ये 4 चैम्बर काफ़ी यूजफुल होते हैं क्योंकि ये ब्लड के जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इंटरमिक्सिंग से रोकते हैं, जो हमारे वार्म ब्लड एनिमल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है बच्चों। हमारे हार्ट में पल्मोनरी वेंस, देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, पल्मोनरी वेंस।
पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है और आर्टरियम में भर जाता है, आर्टरियम रिलैक्स होता है। जब आर्टरियम रिलैक्स होता है तो पूरा ब्लड भर जाता है। बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाले वाल्व्स है ना, ये वाले वाल्व्स खुल जाते हैं और यहाँ आके पूरा ब्लड भर जाता है। फिर यहाँ से ये हार्ट जो है इसको पंप करता है ना, और ये वाला वाल्व खुल जाता है, ये वाले वाल्व ये बंद रहते हैं। जब ये पंप करेगा तो ये नहीं खुलेंगे, इनका मैकेनिज्म, इनका डिज़ाइन ही ऐसा है कि जिसकी खुलने की ज़रूरत है वही खुलते हैं। तो ये वाला जब खुल जाएगा तो ये ब्लड जो है इस रास्ते से ऑर्टा से होता हुआ सारे ऑर्गन से सारे सेल्स तक, टिश्यूज़ तक, फिर सेल्स तक पहुंच जाता है बच्चों। ठीक है ना। उसमें हेल्प करने के लिए आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं बच्चों। तो ये हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट का काम हुआ। अब वहाँ पर जब ऑर्गन तक गया, वहाँ पे उसने उसको ऑक्सीजन दिया, हार्मोन दिया, फूड दिया, जो भी कुछ दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद कैपिलरीज वहाँ से कलेक्ट करती हैं, वेन्स में आती हैं, वेन्स जो है कलेक्ट करके वेना कावा दो है, एक बॉडी के लोअर पार्ट से, एक बॉडी के, ये लोअर पार्ट लिखा हुआ है, ये बॉडी के अपर पार्ट। ये रास्ता अपर पार्ट वाला, ये रास्ता है लोअर पार्ट वाला। दोनों से आता है ब्लड जो हमारे हार्ट में और राइट पार्ट में। और ये ब्लड जो होता है डीऑक्सीनेट होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, इसे हम इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो ब्लड आता है वो ये जो राइट आर्टरिया में यहाँ भर जाता है और वो इस वक्त रिलैक्स मोड में होता है जब ये भर रहा होता है। फिर जब ये भर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाले वाल्व खुल जाते हैं। जब ये वाले वाल्व खुल जाते हैं तो ब्लड वेंट्रिकल में भर जाता है। फिर वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, तो ये देखो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज से ये ब्लड पहुँचता है कहाँ, पीछे जहाँ गए थे ना लंग्स में, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पहुँचता है। कहाँ भाई, अरे गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पहुँचता है। पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड हमारे लंग्स में पहुँचता है। ठीक है, तो वापस हम लोग हार्ट के पास पहुँचते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स फिर वो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का काम करता है। उसके बाद वापस आता है कहाँ पर, पल्मोनरी वेन से हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे हार्ट में पहले लेफ्ट में ऑक्सीजनेट आता है, फिर बॉडी के सारे पार्ट्स तक जाता है, वहाँ से कलेक्ट होके फिर राइट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, फिर राइट से पंप होके कहाँ जाता है, लंग्स तक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरीज जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। एक मार्क्स के क्वेश्चन में फंस जाता है बच्चों। अब आप आगे समझिए, दो चीज़ें और बतानी है बस ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए। एक तो ये वाल्व का क्या काम है, ये वाल्व का काम होता है कि ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करता है। वाल्व का काम होता है ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करने का। और ये जो वेंट्रिकल की दीवारें हैं ना, ये मोटी हैं, तो वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं जिससे कि ये पंपिंग के प्रेशर को झेल सकें, टॉलरेट कर सकें। ठीक है, ये एक एक मार्क्स के दो क्वेश्चन और आपको बता दिए। अब इस तरह से ये हमारे हार्ट की पूरी फंक्शनिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ भी लीजिएगा। ओके, अब बढ़ें आगे। अब देखो ये जो ब्लड है ना, आपने देखा था कि पहले आया था लेफ्ट में ऑक्सीनेटेड वाला ब्लड, फिर ऑर्टा से वो गया बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके वापस हार्ट में आया। यानी हमारे बॉडी में जो ब्लड है, सेम ब्लड दो बार आता है हमारे हार्ट में। ठीक है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, देखो भैया सबसे पहले क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट से ही करें तो ये ब्लड, ये देखो ये गया आपके ऑर्टा से होता हुआ, कहाँ गया, देखो 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 देखो, ये पहुँचा हमारे सारे ऑर्गन तक, ऑर्गन के अंदर कैपिलरीज तक, कैपिलरीज से सारे सेल्स तक मिला, फिर इन कैपिलरीज में कलेक्ट किया। अब ये ब्लड जो है वापस जा रहा है, ये इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, ये वापस हार्ट की तरफ जा रहे हैं और ये हार्ट में दोबारा से आए राइट पार्ट में। हार्ट के वेंट्रिकल ने इन्होंने पंप कर दिया और ये वापस चले गए लंग्स में। लंग्स में ये ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर वापस आ जाएंगे हमारे हार्ट में, ये आ गए आपके लेफ्ट पार्ट में। फिर यहाँ से पंप कर देंगे तो फिर वही मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। तो एक ही ब्लड हमारे हार्ट में दो बार आता है, एक बार जब वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर दूसरी बार जब वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसका एडवांटेज ये है बच्चों कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल है उनको रिच अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत पूरा करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वार्म ब्लडेड है ना। इसलिए उनको ये जो ब्लड का जो इस तरह का डबल सर्कुलेशन है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सेपरेट रहता है,
मिक्स नहीं होता है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है और वो एनर्जी की अपनी ज़रूरत को आराम से पूरा कर पाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास में आ गया ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स बच्चों यहाँ 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं, आप जानते हो, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो जैसे हमारे पास वेन्स है, इसके बारे में 2 बातें आप जल्दी समझ लीजिए। ये ब्लड को ऑर्गन से कलेक्ट करके हार्ट तक ले जाता है और इसके अंदर वाल्व होती हैं जो ब्लड के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करते हैं। दूसरी बात, कैपिलरीज क्या होती हैं, बहुत थिन होती हैं, वेरी थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो एवरी सेल्स तक ब्लड को आर्टरीज से पहुंचाती हैं। आर्टरीज डिवाइड होती है कैपिलरीज में और फिर कैपिलरीज वापस जुड़कर बना देती हैं वेन्स, ठीक है ना। तो ये एक तरह से कैपिलरीज का काम जो होता है आर्टरीज और वेन्स को एक तरह से जोड़ने का काम करती हैं। ये इन दोनों के बीच का एक नेटवर्क है और बहुत पतली ट्यूब्स हैं जिससे कि हर सेल तक ऑक्सीजन मिल जाए। वेन्स तो मोटी मोटी होंगे ना, तो आप मान लो एक टिश्यू पेपर के सामने एक बड़े से पाइप से पानी डालोगे तो फट जाएगा, और छोटा सा बहुत छोटा पाइप से अगर मतलब महीन सा चीज़ उसे आराम डालोगे तो आराम से पहुंच जाएगा और वो टिश्यू पेपर गीला हो जाएगा, फटेगा नहीं। तो वही काम करती हैं ये कैपिलरीज की, बहुत थिन होती हैं जो एवरी सेल तक ऑक्सीजन को ब्लड को पहुंचाने का काम करती हैं। उसके बाद बच्चों आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज के बारे में 2 बातें समझ लीजिए। एक तो ये हार्ट से ब्लड को ऑर्गन तक लेके आती हैं। दूसरी बात, इनकी जो वॉल्व होती है वो मोटी होती है, इनकी दीवारें मोटी होती हैं, प्रेशर को झेल सकें, टॉलरेट कर सकें, ठीक है। इसलिए ये 2 बातें आप आर्टरीज के बारे में जान लीजिए। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो बच्चों, क्योंकि ये रिवीजन का वीडियो है ना, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, वो जो कंप्लीट वीडियो हम आपको अलग से देंगे इस चैप्टर की। तो यहाँ पर फ्लोएम क्या काम करता है, देखो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के 2 मेन ऑर्गन है, जो मेन वेस्कुलर बंडल्स भी कह सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल डायरेक्शंस में, या नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, और इसमें ये एनर्जी भी इस्तेमाल करता है, एनर्जी इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र करता है ना। मैकेनिज्म को हम आपके डिटेल वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे। और जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर को और मिनरल्स को यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है इसमें ब्लड, जो ट्रांसपोर्ट का वाटर और मिनरल्स है। इसमें हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी, क्योंकि वो सक्शन पुल क्रिएट करता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं ना प्लांट्स की, वाटर को लूज करती हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इसकी वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है जिससे वाटर नीचे से राइज करता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ऊंचे ऊंचे प्लांट्स में यही मैकेनिज्म काम करता है बच्चों। इससे 2 फायदे होते हैं, प्लांट्स को ताज़ा पानी मिल जाता है तो मतलब उसकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, साथ में उसको मिनरल्स वगैरह भी उसके साथ मिल जाते हैं जो सॉइल से उसे ऑब्टेन करने होते हैं। तो बच्चों जाइलम और फ्लोएम का ये काम है। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं अगर आप मेरी बात सुन नहीं पाए या जल्दी मैं बोल गया तो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारे पास है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। अब भैया आपने खा लिया, आपने पचा लिया, आपने रेस्पायर कर लिया, ट्रांसपोर्ट कर लिया, अब इन सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस में और बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, उसे निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो वेस्ट के रूप में आपका होगा स्टूल। हाँ, वो सुबह हम जो फ्रेश होते हैं वो स्टूल है, पर वो मेन वेस्ट नहीं है। मेन वेस्ट पता क्या होता है, किडनी जो प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो बहुत हार्मफुल होता है। तो वो वेस्ट जो है हमारे, उसके लिए हमारे पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग से है, किडनी है, यूरिटर है, यूरिथ्रा है ना, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, और उससे वो वेस्ट बॉडी से बाहर प्रोड्यूस होता है। और किडनी का मेन पार्ट है नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट है, उसे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पॉज करके आप सुन सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। ये हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चों। यहाँ पर 2 बीन शेप में किडनियाँ हैं, और इन किडनियों के साथ में आप देख रहे हो ना, ये ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं जिससे कि वो ब्लड को लाने ले जाने काम करती हैं। और इन किडनी से ये देखो, ये आपका यूरिटर है, यूरिटर जो है यूरिन को लेकर आएगा। ये बैग है जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और प्रेशर क्रिएट होने पर ये यूरिथ्रा के माध्यम से, यूरिथ्रा से ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है बच्चों। तो ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो इंसानों का। और प्लीज़ इसका जो फिगर का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लें। आइए देखते हैं फटाफट क्या लिखा हुआ, पेयर ऑफ किडनी है। जी हाँ, बिल्कुल एक पेयर ही है।
और पेयर ऑफ यूरेटर है, जी हाँ बिल्कुल ये रहा एक पेयर। और यूरिन ब्लैडर है, जी हाँ बिल्कुल यूरिथ्रा। किडनी है, किडनी क्या होता है, बीन शेप ऑर्गन होता है जो वर्टिबल कॉलम यानी एब्डोमिनल कैविटी में है बना हुआ। किडनी जो होता है बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, नेफ्रॉन वाली बात। नेफ्रॉन इसका मेन फंक्शनल पार्ट है, एग्जाम में नेफ्रॉन का डायग्राम भी आ सकता है और इसका काम भी आ सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट आते हैं नेफ्रॉन पर और समझते हैं नेफ्रॉन क्या काम करता है बच्चों। ठीक है ना, ये एक शॉर्ट में वीडियो बना रही है, बिना सांस लिए बना रहे, सांस तो ले रहे हैं मतलब बिना रुके, बिना पॉज के, बिना ट्रिम करे बनाना है बच्चों, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आपका भी रिवीजन तो होना चाहिए ना। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल पार्ट है और ये रहा नेफ्रॉन का पिक्चर, और ये बहुत बढ़िया पिक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको नेफ्रॉन का। इसमें मेन पार्ट बच्चों ध्यान दीजिए, मेन पार्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला एक, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और दूसरा बोमन कैप्सूल, है ना। ये दो मेन पार्ट है। ये पहला काम शुरू होता है यहाँ से और फिर दूसरा काम यहाँ से शुरू होता है। ये नेफ्रॉन के अंदर जो कंपोनेंट है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये ब्लड आया, कौन सा ब्लड, जिसमें और नाइट्रोजनस वेस्ट था, किससे आया, रेनल आर्टरीज से आया। कहाँ पर आया, ग्लोमेरुलस में आया। ग्लोमेरुलस में फिल्टरिंग यूनिट है और वो उस ब्लड को फिल्टर करके उसका फिल्ट्रेट बना देते हैं। समझ सकते हो आप यूरिन, लेकिन अभी पूरा यूरिन नहीं है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। तो ये जो फिल्ट्रेट आता है ना, कहाँ पे आता है, ये ग्लोमेरुलस कहाँ पर है, बोमन कैप्सूल में है। तो बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर आता है ब्लड और रीनल आर्टरी लेकर आती है। ये रीनल आर्टरी आपको दिखाई देगी रेड कलर की। और फिर ये बोमन कैप्सूल आगे जाके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड हो गया है ये जो बोमन कैप्सूल आगे जाके। तो ये फिल्ट्रेट यहाँ से पास होता है। पता सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अच्छी बात यही है बच्चों हमारे इस नेफ्रॉन की, कि जो ब्लड फिल्टर हुआ है ना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी हो सकते हैं, जैसे उसमें मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं, है ना, जो ब्लड के अच्छे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स वगैरह हो सकते हैं, फूड वगैरह हो सकते हैं। तो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। आप ये देख रहे हो येलो येलो पार्ट, और इसमें रेड वाले पार्ट क्या करने गए भाई, इनको तो सीधा निकल जाना चाहिए था ना जी ना, ये रीअब्जॉर्ब करने गए हैं। मतलब ब्लड यूरिन के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ चली गई ना, फिल्ट्रेट क्या, मैं फिल्ट्रेट कह सकता हूँ यूरिन की जगह, यूरिन तो लास्ट में कहेंगे जब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो ब्लड है ना, ब्लड में फिल्टर हुआ ना, तो जो फिल्ट्रेट बना उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी ना, फूड वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, एमिनो एसिड वगैरह, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा। तो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कुछ वेस्ट नहीं जाने देना। ये प्रकृति का खेल है ना बच्चों। तो यहाँ पर इसे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद में फिल्ट्रेट जो होता है ना, ये देखो ये येलो वाले येलो डर्टी फेलो, हाँ ये येलो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता है ना, वो फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा और फिर आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये था नेफ्रॉन का पार्ट, है ना। अगर बोलने में जल्दी लग गया तो भाई से पढ़ लेना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। और धीरे धीरे वाली वीडियो में मैं आपको अलग से कॉन्सेप्ट वीडियो में दूंगा। ये रिवीजन वीडियो थी इसलिए थोड़ा फास्ट किया हुआ है बच्चों। तो पहुंच गए हम लोग नेफ्रॉन के सभी। नेफ्रॉन में दो पार्ट याद रखना यार, सब अपने आप बना के लिख दोगे, बस ये पता रखना कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है और बोमन कैप्सूल में कहाँ है बोमन कैप्सूल और उसके आगे क्या होता है, बाकी सब तो बना के लिख दोगे। बस अगर आपने ये याद रखा और बोमन कैप्सूल याद रखा तो रीअब्जॉर्प्शन तो होता ही है ना। ये तो हमारी किडनी का अच्छी बात है, इसलिए फिर सब हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों। अब आगे क्या है, अरे भैया ये बहुत सैड स्थिति है बच्चों। किसी को चोट लग जाए, किसी को बीमारी हो जाए, वो किडनी उससे उसकी डैमेज हो जाए, है ना, किडनी फेल्योर हो जाए, तो फिर उसका हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है। हीमोडायलिसिस क्या होता है बच्चों, वो ब्लड को प्योरीफाई करने का एक आर्टिफिशियल तरीका है। आर्टिफिशियल किडनी है जो ब्लड को क्या करती है, किडनी फेल्योर होने पर फिल्टर करती है, प्योरीफाई करती है। देखो यहाँ पर इस पिक्चर को देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ से पेशेंट की बॉडी से ब्लड को लिया जाता है और ये देखो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से पास होता है। और ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, दो बातें हैं इसमें याद रखना। ये जो ट्यूब होती है ना, ये सेमी परमेबल होती है, यानी इसके अंदर कुछ चीज़ें, इसके अंदर से चीज़ें बाहर आ सकती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है आपका डायलिसिंग फ्लूइड। ये फ्लूइड जो इसके अंदर भरा हुआ है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है प्योर ब्लड जैसा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसीलिए ये काफ़ी कामयाब हो जाता है ब्लड को फिल्टर करने में। तो जब ब्लड इधर से पास होता है ना, तो ये जो अंदर भरा हुआ फ्लूइड है वो तो प्योर ब्लड जैसा है, और जो ब्लड पास हो रहा है वो इम्प्योर है। तो सारी प्योरिटी जो है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि जो चीज़ें हैं लो कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन फ्लो करती हैं,
तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना इस नली से इस फ्लूइड में आती है और फ्लूइड से यहाँ पर ये इस वाले बर्तन में कलेक्ट हो जाता है डायलिसिंग फ्लूइड में, ठीक है। और यहाँ पे होता है फ्रेश फ्लूइड, ये फ्रेश फ्लूइड है, ये डायलिसिंग फ्लूइड है। ये मतलब कि जो गंदगी फिल्टर होके आई है वो इसमें भी कलेक्ट होगी और ये डायलिसिंग फ्लूइड है। तो डायलिसिंग जो फ्लूइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन रोल इन्हीं दो का है, ये नलियों का, ये रेड कलर की है जो कि सेमी परमिएबल है, और दूसरा रोल है इस डायलिसिंग फ्लूइड का जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर जितना होता है। इसीलिए जब उसमें से ब्लड पास होगा ना तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ब्लड प्योर तो है नहीं, तो जिसमें वो कंपोनेंट ज़्यादा है ना इम्प्योरिटीज़ वाले वो इधर आ जाएंगे और वो इधर कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। डिटेल में आपको जब कॉन्सेप्ट वीडियो होगा उसमें बताएंगे। अब आप रिवीजन मोड में हो तो आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कुछ हमारे पास हर पार्ट से क्वेश्चन है बच्चों, आप मतलब जितने भी आपकी पार्ट अभी पढ़ाए हैं ना उन सबके क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को दोबारा सुनकर आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे हिंट के रूप में दूंगा कुछ, जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, प्लांट्स हैं, है ना, सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से, है ना, और अपना फूड खुद बना सकते हैं, प्लांट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया, एल्गे हैं। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। पैरासाइट है, सैप्रोफाइटिक है ना, होलोजोइक है, ये सब है। आप डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स में जाके आप देख सकते हैं, टाइमलाइन पर भी देख सकते हैं कि कौन सी टॉपिक को कहाँ से दोबारा देखना है। राइट 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रखा है आपको 3 स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बन वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है, दूसरे स्टेप में सनलाइट को केमिकल एनर्जी में, वाटर को स्प्लिट करना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और तीसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाना, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, आप पिक्चर देख लीजिए पीछे आकर, डिस्क्रिप्शन में आपको बता रखा है। व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन डाइजेशन ऑफ फैट। अरे लीवर से जो बाइल जूस आता है ना बच्चों, बाइल जूस ना फैट को स्मॉल मतलब फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी कि बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, जिससे कि लाइपेज या बाकी जो एंजाइम है उसको आसानी से डाइजेस्ट कर सकें। तो बाइल जूस का काम होता है फैट का इमल्सिफिकेशन करना, ठीक है, जो लीवर से आता है। अल्कालाइन भी बनाता है, पर यहाँ पे फैट के बारे में पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं बच्चों रेस्पिरेशन पार्ट से कुछ क्वेश्चन है। व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन 2 तरह से होता है, एरोबिक और एनारोबिक, और तीसरा मसल्स में भी होता है, आप उसे एक्सप्लेन कर देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसमें कम एनर्जी मिलती है, ठीक है, और ये आपका ईस्ट में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, दोबारा से वीडियो को सुन लीजिए। हाउ डू एल्वेलाई हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वो एल्वेलाई जो होते हैं ना ब्लड फिल्ड होते हैं और वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद मिलती है बच्चों। और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है ना हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, जो हेल्प करता है। इसके बाद बच्चों ट्रांसपोर्टेशन में क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। बता रखा है मैंने, आर्टरीज की दीवारें मोटी होती हैं, वेंस में वाल्व्स होते हैं। आर्टरीज प्योर ब्लड को हार्ट से ऑर्गन तक ले जाती हैं और वेंस जो है इम्प्योर ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाती है, ठीक है। व्हाई डज ब्लड गेट सर्कुलेटेड ट्वाइस इन। भाई क्यों 2 बार सर्कुलेट होते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहें, और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उन्हें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो उनकी एनर्जी की ज़रूरतें पूरी होंगी बच्चों। उसके बाद हाउ डज फूड एंड वाटर गेट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो प्लांट में जो फूड होता है फ्लोएम की हेल्प से होता है, उसमें एनर्जी भी इस्तेमाल करता है फ्लोएम, और जो वाटर होता है वो जाइलम की हेल्प से होता है। फूड जो होता है ऑल डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, और वाटर या मिनरल जो होता है वो यूनिडायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है बच्चों। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए वीडियो को। नाउ वी हैव लास्ट स्लाइड बच्चों। नेम द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी भैया कौन है, वही है नेफ्रॉन, ठीक है ना। और राइट डाउन इट्स फंक्शन। नेफ्रॉन का फंक्शन डिस्क्रिप्शन में दोबारा से जाके देखिए, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है बच्चों। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है, यानी किडनी, यूरिटर, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा बनाना है बच्चों आपको, अच्छे से लेबल भी कर देना उसको। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपका मैंने बताया ना आपको। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल वाला पार्ट डिस्क्रिप्शन जाके देखिए, वहाँ से आपको अच्छे से समझना है, वो वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है, यानी नेफ्रॉन का काम अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। एक्सक्रीटरी यूनिट मतलब नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको लेबलिंग करिए, उसमें नाम बताइए कि बोमन पर कैप्सूल कहाँ पर है, रेनल आर्टरी कौन सी है, ग्लोमेरुलस कौन सा है, और कलेक्टिंग डक्ट कौन सी है,
वो बताइए। ये इस तरह से आपका ये चैप्टर रिवीजन मोड में कंप्लीट होता है बच्चों। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो रिप्रोडक्शन में बच्चों आपके रिवीजन को लेकर।